और मेरा जन्म जो है एक सवर्ण हिंदू परिवार में हुआ तो मुझे हिंदू ही माना जाएगा। मुझे तबलीग पर कमेंट करने का एक तो हक नहीं है, क्योंकि मैं उसमें से नहीं हूं, मैं बाहर हूं। बाहर से अगर कोई किसी दूसरे धर्म पर कोई कमेंट करता है तो वो मजहब डिफेंसिव हो जाता है। जैसे कोई मुसलमान ये कहे कि हिंदुओं में बहुत पिछड़ापन है, जात पात है, तो बीइंग ए हिंदू सारे हिंदू डिफेंसिव हो जाते हैं कि भाई तुम अपना देखो, तुम्हारे मुसलमानों में भी जात पात है। इसी तरीके से मैं अगर मुसलमानों को यह कहूं कि आप लोगों के यहां तबलीग जो है वो पिछड़ापन या कट्टरपन फैला रही है, तो उसका मुसलमानों में सुधार का कोई सिलसिला शुरू नहीं होगा, उससे मुसलमानों में सुधार नहीं आएगा। ये मुसलमानों के भीतर की अपनी बहस होनी चाहिए कि वो तबलीग को पसंद करें ना पसंद करें, वो उसको बंद करें ना बंद करें, वो उनके भीतर का मामला है। बहुत सारे देशों से बहुत सारे लोग आ रहे थे, जिनमें से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड भी थे। खाली मुसलमान ही इन्फेक्टेड नहीं थे, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड थे जो विदेशों से आ रहे थे, क्योंकि इसका फैलाव दुनिया के अन्य देशों में पहले हुआ, भारत में बाद में हुआ। तो लोग हवाई जहाजों से आ रहे थे, ये लोग भी आए, मुसलमान भी आए, तबलीग के लोग भी आए। बाकी लोगों का भी टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का हुआ। जैसे वो लखनऊ में फिल्म एक्ट्रेस थी, वो पॉजिटिव पाई गई, 4 बार उनका टेस्ट हुआ, चारों बार पॉजिटिव पाई गई, और वो तो पॉलिटिशियंस की मीटिंग में शामिल हुई उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव उसमें पाए गए, मुसलमान भी पाए गए। लेकिन हमारी मीडिया ने सारा का सारा कोरोना का जो गुस्सा है आम जनता के दिलों में, वो मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया। जैसे भारत में कोरोना के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, और जो गुस्सा सरकार की बदइंतजामी, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में होना चाहिए था, उसको पूरा जो गोदी मीडिया है उसने गुस्से को जनता के मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया कि मुसलमान जिम्मेदार हों जैसे कोरोना के लिए। और अब हालत ये है कि मैं खबर देख रहा था कि जयपुर में जो चीजें खरीदी गई हैं, जिनमें जो सूट हैं, दूसरी चीजें हैं, वो इतनी घटिया क्वालिटी की हैं, सूट जैसे हैं वो फटे हुए हैं। और मैं देख रहा था उनका जो मटेरियल है, हम जो सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो जो एक पतला सा जालीदार प्लास्टिक होता है, जो कपड़े जैसा दिखता है लेकिन होता वो प्लास्टिक है, और जिसमें सब्जियां आजकल मिलती हैं, उस मटेरियल के बने हुए वो सूट हैं, जिसमें ना बैक्टीरिया, ना वायरस, ना धूल, ना कोई भी चीज नहीं रुकेगी, और वो फटे हुए हैं। इतनी घटिया क्वालिटी का सामान खरीदा जा रहा है, क्योंकि भारत में हम लोग कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार करना तो छोड़ ही नहीं सकते। बातें बहुत ऊंची ऊंची करेंगे, लेकिन हम सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। तो भ्रष्टाचार भयानक हो रहा है। और इसी दौरान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार है, उसने एक नया नाटक शुरू किया है। पीएम केयर्स नाम से एक नया फंड बनाया है, जबकि ऑलरेडी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष मौजूद था। लोग उसमें पैसा देते थे, उसमें विपक्षी दल का नेता भी मेंबर होता है, कई मंत्री मेंबर होते हैं, नौकरशाह मेंबर होते हैं, और वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, उसका ऑडिट होता है पैसा कहां खर्च हुआ। उसके रहते हुए एक ऐसा कंपनी, नई ट्रस्ट का गठन किया गया जिसमें 3-4 लोग मेंबर हैं, और उसको आरटीआई से बाहर रखा गया। आप ये नहीं पूछ सकते, जान सकते कि वो पैसा कहां खर्च हुआ। उसका नाम रखा गया पीएम केयर्स, यानी प्रधानमंत्री आपकी केयर करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। और अभी भारत सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर, जियो जारी किया है, जिसमें यह लिखा है कि जो कंपनियां हैं, वो जो सीएसआर का पैसा है,
जो कम्युनिटी जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सीएसआर होता है, सीएसआर जो है, जब किसी इलाके में कोई कंपनी जाती है, वहां की जमीन लेती है, वहां का पानी लेती है, वहां की सड़कें तोड़ती है, वहां के लोगों की जिंदगी में प्रदूषण और पानी गंदा करना और वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करती है, तो वहां के लोगों को के विकास में उस कंपनी को कुछ प्रतिशत पैसा खर्च करना होता है, जिसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी। अभी गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर दिया कि जो सीएसआर का पैसा है, जो कंपनियों को समाज के ऊपर खर्च करना था, उसको प्राइम मिनिस्टर केयर्स जो नई संस्था बनाई है, ट्रस्ट बनाया है, उसमें दे सकते हैं आप, और उसको सीएसआर मान लिया जाएगा। यानी जो पैसा जनता पर खर्च होना चाहिए था, वो अब दे दिया जाए इस नए ट्रस्ट को, जिस ट्रस्ट का ना ऑडिट होगा, ना गवर्नमेंट ऑडिट नहीं कर सकेगी, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से करा लो, जैसे ट्रस्ट कराते हैं, संस्थाएं कराती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइवेट से। गवर्नमेंट ऑडिट नहीं कर सकती, आरटीआई से भी बाहर कर दिया। और ये जो सारी चीजें हैं, इस पर जनता को गुस्सा होना चाहिए। अच्छा, अभी एक लेटर मैंने देखा कि रायपुर में जो एम्स है, उसमें एक सर्कुलर आया है कि डॉक्टर्स और जो दूसरे स्टाफ हैं, वो 1 दिन का सैलरी इस पीएम केयर्स ट्रस्ट में देंगे। डॉक्टर्स वैसे ही इस वक्त मुसीबत में हैं, उनको आप किट नहीं दे रहे, उनको आप फटे हुए सूट दे रहे हैं जो प्रोटेक्शन के लिए हैं, और उनसे कह रहे हैं कि अपनी सैलरी भी काट के प्रधानमंत्री केयर्स वाले इसमें दे दीजिए। ये सारी चीजों पर हमको गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन हमारे गुस्से को मोड़ दिया गया है मुसलमानों की तरफ। ये कट्टरता पर बहस नहीं है। कट्टर तो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, कट्टरता सब में है। बेवकूफ उन मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है। लेकिन इस वक्त बहस ये हो रही है कि ये जो मुसलमान मरकज में फंसे थे, क्या ये कोई साजिश कर रहे थे? क्या ये जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत कोरोना फैला रहे थे, या बेचारे फंस गए थे? ये तो बार बार चिट्ठी लिख रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम यहां फंसे हुए हैं, हमें निकलने के लिए परमिशन दे दीजिए। उनको परमिशन नहीं दी जा रही थी, तो वो तो एक खास परिस्थिति में फंसे हुए लोग थे। हमारे यहां जगह जगह जो लोग फंसे हैं, अब जो हिंदू फंस गए उनको तो आप लिख रहे हैं कि फंस गए, और मुसलमान लोग वहां जो फंस गए उनको आप लिख रहे हैं ये लोग यहां छिपे हुए हैं। तो ये कैसी भाषा है? मुसलमानों को आप कह रहे हैं छिपे हुए हैं, हिंदुओं को कह रहे हैं फंसे हुए हैं। ये कैसी भाषा है? देखिए, आपको कुछ बुनियादी उसूलों का अगर आप समझ नहीं रखते हैं, जैसे आप हर मजहब के लोगों को एक जैसा नहीं मान सकते, तो फिर आप कमेंट मत कीजिए, कम से कम मजहब के आधार पर। ये जो हम और वो, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं कि हम लोग इस तरीके के हैं और वो लोग उस तरीके के हैं, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे सच्चाई को। कमियां सब में हैं। आप अक्रॉस बाउंड्री अगर कमियां देख सकते हैं, तब आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज आपके कमेंट बायस्ड हो जाएंगे। जिन्होंने सरकार के षड्यंत्रों को बार बार पर्दाफाश किया है कि किस तरह से सरकार ने फर्जी मुस्लिम आतंकवाद का हव्वा खड़ा किया है इस मुल्क में, तो इस सब को समझने की जरूरत है, और राजनीतिक खेलों में फंसने की जरूरत नहीं है। इन चालबाजियों को समझने की जरूरत है, उसका पर्दाफाश करने की जरूरत है, अपने दिमाग को साफ रखते हुए चीजों को निष्पक्ष होकर देखने की जरूरत है। और अगर आप देखेंगे तो आप उसका समाधान कर पाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे इन पॉलिटिशियंस की जाल में। इस वक्त सारे पॉलिटिशियंस मार्केट फोर्सेस के कब्जे में हैं, इसलिए आप देखते हैं कि विपक्ष गायब है। अगर किसी एक कम्युनिटी पर हमला हो रहा है, जुल्म हो रहे हैं, भयानक जुल्म हुए हैं इस दौरान, दिल्ली में दंगे हुए हैं, कोई विपक्ष नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा है।
दिल्ली में खड़े होकर पुलिस ने दुकानें जलवाई हैं मुसलमानों की, कोई विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई, सब खामोश है। ऐसे दौर में सिर्फ सच्चाई और आपकी अक्लमंदी विपक्ष का काम करेगी। सत्ता को, उसके झूठे नैरेटिव को चुनौती दीजिए और सत्य को लेकर खड़े होइए। आपकी ताकत सच्चाई है, सच्चाई को लेकर खड़े होइए और सत्ता के झूठ को चुनौती दीजिए। याद रखिए, यह दुनिया आपके बच्चों की है और अगर आप चूक गए तो ये नफरत फैलाने वाले राजनीतिज्ञ, बाजार की ताकतें मिलकर के इस दुनिया को खत्म कर देंगी, आपके बच्चों के लिए नहीं छोड़ेंगी। अगर बच्चों के लिए इस दुनिया को बचाना है और ऐसी दुनिया देनी है जिसमें वो मोहब्बत कर सकें, जिसमें वो मिलजुल कर रह सकें, जिसमें वो तरक्की कर सकें, जिसमें वो अपने दिमाग की तरक्की कर सकें, तो नफरत, जहालत, कट्टरपन, इस सब को चुनौती देनी पड़ेगी। आप खुद कट्टर होकर के दूसरे के कट्टरता पर नहीं बोल सकते।